हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लॉन्ग टर्म मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी डिस्कस कर ली थी। अब जो थर्ड स्टेज आती है हमारी मेमोरी की, वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब सेंसरी मेमोरी से पास होकर इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में जाती है, उसके बाद वहाँ से वो आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मोर और लेस परमानेंटली स्टोर हो जाती है, और इसकी कैपेसिटी आई थिंक अभी तक जो रिसर्च में पता चला है कि अनलिमिटेड कैपेसिटी है। आप जितना मर्जी उसमें स्टोर कर सकते हो। ब्रेन में एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो जाता है जब कोई चीज़ हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रिट्रीव करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इसमें ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हम। तो ये थर्ड स्टेज हो जाती है, ठीक है। और परमानेंटली मोर और लेस है, मतलब ये भी नहीं कह सकते हर चीज़ बिल्कुल ही परमानेंट है। ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं जिस वजह से परमानेंटली चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। अभी तक यही लगता है कि इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगा कि भाई अब हमारी जो मेमोरी है फुल हो गई है तो हम आगे और नहीं लर्न कर सकते। तो ये वाली चीज़ अभी तक किसी के साथ भी नहीं हुई है। तो इससे यही प्रूव होता है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है। बाकी लॉन्ग टर्म इसका नाम इसलिए ही है, लॉन्ग टर्म सेज इट ऑल, मीन्स कि इट इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। लॉन्ग टर्म चेंज होता है, न्यू जो मेमोरीज इसमें बनती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे आपकी चाइल्डहुड की भी कुछ मेमोरीज हैं जो अभी तक आपको याद होंगी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल ज़रूर होती है बट एक्सेसिबल नहीं होती। काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में अवेलेबल हैं, आपकी मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में बहुत सारी मेमोरीज अवेलेबल हैं, लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो। कभी ना कभी किसी न चीज़ को देख के आपको कोई चीज़ याद आ जाती है, लेकिन जब आप चाहते हो अपनी मर्ज़ी से आप उसको याद नहीं कर पाते। तो ये थोड़ा सा एक्सेस करना मुश्किल है। Long term does not mean all memories are stored forever, but personal memories are too numerous to be permanently retained. For example, nor do we store every single thing. वे कह रहे हैं कि इसमें ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ स्टोर हो गई हो। आपके साथ जितने भी आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक इतने सालों में, इतने सारे एक्सपीरियंस है, हर चीज़ तो आप स्टोर नहीं करके रख सकते। हर चीज़ आप मेमोराइज नहीं कर सकते, तो हर चीज़ स्टोर हुई भी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे लिए मीनिंगफुल होती हैं, ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिहर्स करते हैं हम, वो तो हो ही जाती है स्टोर। एंड उसके अलावा जैसे कि हम पोम्स याद करते थे बचपन में, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करते थे जिसको हम बार बार पढ़ते थे मेंटेनेंस रिहर्सल के लिए, जिसको आजकल रोट लर्निंग भी बोला जाता है। रोट का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार रोटेट करके पढ़ते जाना, मतलब बार बार रट्टा मारना, उसको रोट लर्निंग बोलते हैं। बट मेंटेनेंस रिहर्सल इतना अच्छा तरीका नहीं है कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसको इलेबोरेट करो, उसका मीनिंग समझो। तो मेंटेनेंस रिहर्सल जो है एक टेम्परेरी तरीका नहीं है लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का। लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे चीज़ें स्टोर होती है, इमेजेस की तरह होती है, साउंड की तरह होती है, स्मेल, टेस्ट। आपको स्मेल याद रहती है चीज़ों की, टेस्ट भी याद रहते हैं, फिर मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो चीज़ें हम याद करते हैं उनका हम कैसे ज़्यादा देर तक याद रख पाते हैं, क्योंकि हम उसको किसी ना किसी और चीज़ के मीनिंग के साथ अटैच कर देते हैं, तो जिससे वो हमें याद आ जाती है। If STM can be thought of a working surface or desk, then LTM can be thought of a huge series of filing cabinet behind the desk in which files are stored in an organized fashion according to meaning. बड़ा अच्छा एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि मान लो STM जो है एक टेबल है, डेस्क है जिस पे काम होता है, और LTM क्या है, उसके पीछे रखी हुई कुछ कैबिन्स हैं, अलमीरा की कैबिन्स है जिसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हैं जो अल्फ़ाबेटिकली वाइज अरेंज होके रखी हुई हैं। तो STM में जिसमें आप काम करते हो, वर्किंग मेमोरी है जिस पे आप काम करते हो, और LTM मेमोरी क्या है जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जहाँ से आप उसको ऑर्गेनाइज फैशन में रखते हो और निकालते हो। तो ये LTM है। The best way to encode information into LTM in an organized fashion is to make meaningful through elaborative rehearsal. तो यही मैंने आप पे ऊपर बताया था आपको कि मेंटेनेंस रिहर्सल इतना अच्छा तरीका नहीं है। अगर LTM में कोई चीज़ स्टोर करनी है तो उसको इलेबोरेट करना ज़्यादा बेटर है, मतलब उसका मीनिंग समझ के। Elaborative rehearsal is a way of transferring information from STM to LTM.
तो जब हम मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन एसटीएम में ज़्यादा देर रहती है, लेकिन जब हम उसको इलेबोरेट कर देते हैं तो वो हमारे एलटीएम में आ जाती है। इलेबोरेट करने का मतलब है उसके मीनिंग को समझ के किसी न किसी चीज़ के साथ उसका मीनिंग अटैच कर देना। अब मीनिंग अटैच करने का क्या मतलब होता है, ये जो चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं कि मीनिंग को अटैच कर देना, उसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे फ्रेंच में एक वर्ड होता है मेसन। मेसन का मतलब होता है हाउस। अब आपको ये याद करना है कि मेसन का मतलब हाउस होता है, तो ये आप कैसे याद करोगे कि मेसन हाउस होता है, फ्रेंच वर्ड है। अब एक तरीका आप इसको बार बार बोलो, मेसन मीन्स हाउस, मेसन मीन्स हाउस, तो ये तो हो गया आप मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहे हो, लेकिन ये आप भूल भी सकते हो आगे जाके, इतना इफेक्टिव नहीं है रट्टा मारना। दूसरा तरीका इलेबोरेटिव रिहर्सल, मतलब इसका मीनिंग को अटैच करो। मेसन साउंड होता है मेसन्स की तरह, ठीक है। और मेसन्स कौन होते हैं, जो घर बनाते हैं, जो लोग घर बनाते हैं, जो लेबर होता है वो मेसन्स होते हैं। तो अगर आप इसको अटैच कर दो कि मेसन घर बनाते हैं और फ्रेंच में मेसन MAISON का मतलब हाउस होता है, तो आपने क्या कर दिया, इस मेसन का मीनिंग इस मेसन से अटैच करके हाउस के साथ अटैच कर दिया। तो अब आपको ये वर्ड हमेशा याद रहेगा कि मेसन का मतलब होता है हाउस। सो दैट मेक्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाई विद समथिंग पर्सन ऑलरेडी नोज। तो हमने नए वाले वर्ड का मीनिंग उस वर्ड से अटैच कर दिया जो हमें पहले से ही पता है। तो इस तरीके से हम इलेबोरेट रिहर्सल करते हैं कि जब हम उसका मीनिंग अटैच कर देते हैं और इसको फिर हम LTM में स्टोर कर लेते हैं परमानेंटली इस चीज़ को। यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, डीपली प्रोसेस कर लिया है, उसके मीनिंग से प्रोसेस किया है, रेदर देन उसके साउंड और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से। साउंड और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से कैसे, जब हम सिर्फ रट्टा मारते हैं, उसको देख देख के याद करते हैं। तो ये तो होता है LTM में कोई भी चीज़ें स्टोर करने का तरीका। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी दो टाइप्स की होती हैं, उसमें अंदर भी इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म मेमोरी की दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन है, एक तो प्रोसीजरल और एक है डिक्लेरेटिव। प्रोसीजरल क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को करने का तरीका सीखते हैं, प्रोसेस, स्किल। जैसे कोई रेसिपी सीख रहे हो आप कुछ बनाने की, या आप कुछ करने का तरीका, स्टेप वाइज कोई तरीका सीख रहे हो, सीरीज ऑफ स्टेप, आप गाड़ी चलाने के स्टेप्स सीख रहे हो। तो ये जो चीज़ होती है जिसमें हम स्किल सीखते हैं, स्किल कोई चीज़ को करने के स्टेप वाइज जो स्किल होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल या फिर नॉन डिक्लेरेटिव। और अगर हम ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कोई फैक्ट याद करते हैं, कोई भी फैक्ट, जैसे जीके में हम फैक्ट्स याद करते हैं, या हम न्यूज़ सुन रहे हैं, वो हमें न्यूज़ जो है वो अगर हमें याद हो जाती है तो वो होती है डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेयर करना मतलब कोई फैक्ट हो, तो डिक्लेरेटिव हो गई और प्रोसीजरल हो गई। प्रोसीजरल को नॉन डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। प्रोसीजरल पे आते हैं पहले, मेमोरीज फॉर स्किल दैट पीपल नो हाउ टू डू, जैसे कि टाइंग शूज, शू टाई करना, बाइसिकल राइड करना, तो ये सब प्रोसीजरल में आ जाता है, नॉन डिक्लेरेटिव में। प्रोसीजरल मेमोरीज आल्सो इंक्लूड इमोशनल एसोसिएशंस, हैबिट्स एंड सिंपल कंडीशन रिफ्लेक्सेस। तो इसके अंदर इमोशनल एसोसिएशंस भी आ जाती है, हैबिट्स भी आ जाती हैं, जो चीज़ें हमें करनी पसंद है लेकिन इमोशनल एसोसिएशंस हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आती है। आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पे एक इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरीज का जो हैंडल करने के जो पार्ट्स है ना, वो अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप की मेमोरीज को स्टोर करता है। जैसे एमिगडेला जो है वो इमोशनल एसोसिएशंस को और फियर से एसोसिएटेड है, इमोशन से और फियर से। सेरिबेलम जो है हमारे पीछे हाइंड ब्रेन में, वो मेमोरी ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्सेस, स्किल्स और हैबिट स्टोर करता है। ऐसे ही एक एरिया होता है हमारे ब्रेन में, हिप्पोकैम्पस एरिया, उसको अगर डैमेज हो जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड एमनीशिया। एंटीरोग्रेड एमनीशिया होता है कि हम फर्दर आगे लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज नहीं बना पाते। लॉन्ग टर्म इसको समझने के लिए इन्होंने एक यहाँ पे मूवी का नाम बताया है, मोमेंटो। मोमेंटो में
लेनी नाम का कोई करेक्टर है जिसको ये एंटीरोग्रेट एमनीशिया है, कि मतलब आगे फर्दर वो कोई मेमोरी नहीं बना सकता, पीछे का उसको याद है लेकिन आगे का उसको याद नहीं है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है HM, एक पर्सन का नाम था, उसके ऊपर जो भी रिसर्च हुई थी, उसके जो ब्रेन में डैमेज हुआ था और जो भी रिसर्च हुई थी वो इसी के ऊपर है, जो कि इस चैप्टर में नीचे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में वो यही बता रहे हैं कि जो मेमोरीज है डिफरेंट टाइप की, जैसे प्रोसीजरल हो गई या डिक्लेरेटिव हो गई, वो अभी अलग अलग पार्ट्स के थ्रू सेव होती है। अब इसमें आगे चलते हैं। एक चीज़ और इन्होंने यहाँ बोला हुआ है कि अल्जाइमर जो डिसीज़ होता है ना, जो ओल्ड एज में होता है, जिसमें जनरली लोग भूलने लग जाते हैं चीज़ें, उसमें भी उसमें ये होता है प्रोसीजरल मेमोरीज नहीं भूलते हैं हम, मतलब उसमें ये कभी नहीं भूलता कोई कि हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, फासन क्लोथिंग, टाई शूज़, ये सारी चीज़ें नहीं भूलते हैं। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई एक पार्ट डैमेज होने लग जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि टोटल मेमोरी डैमेज हो जाती है। उसमें कभी ये होता है कि या तो प्रोसीजरल मेमोरी पे इफ़ेक्ट पड़ता है या डिक्लेरेटिव पे पड़ता है। तो क्योंकि हमारे ब्रेन में जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड है कि कौन सा पार्ट किस मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे चलते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट। प्रोसीजरल मेमोरी को कई बार इम्प्लिसिट मेमोरी के नाम से भी आ जाता है, तो ये नाम भी आपने याद रखना है। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब होता है इम्प्लिसिट मेमोरी, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियरली एक्सप्रेस करने का मतलब क्लियरली वर्ड्स में नहीं बोल सकते, जैसे स्किल्स हो गए, हैबिट्स हो गए, रिफ्लेक्सेस हो गए। रिफ्लेक्स कैसे करना है ये क्लियरली वर्ड्स में बोलना थोड़ा मुश्किल है। स्किल्स भी आपको क्लियर वर्ड में, जैसे अब किसी को शू टाई करना सिखाना है तो क्या आप उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन दे के सिखा सकते हो? बहुत मुश्किल है। लेकिन आप उसको डेमो दे के सिखा सकते हो। तो जो चीज़ क्लियरली वर्ड्स में बताने से ज़्यादा डेमो दे के करवाना ईजी होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी या फिर प्रोसीजरल मेमोरी। पजल्स वगैरह सॉल्व करना, ये सब चीज़ें। तो ये हो गया इम्प्लिसिट और प्रोसीजरल। फिर आते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी पर। डिक्लेरेटिव होते हैं फैक्ट्स वगैरह जिनको हम बोल के भी बता सकते हैं, इसलिए इनको हम एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं। तो फैक्ट्स हो गई, इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज हो गई, जो आप स्कूल में सुनते हो, न्यूज़ में सीखते हो। नाउन क्या होता है, मैथ के सम 2+2 4, ये सब एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिए हैं। जैसे आपको पता है कि आपने ब्रेकफास्ट में सुबह क्या खाया, आप बता सकते हो इजीली किसी को, तो वो सब डिक्लोरेटिव मेमोरीज हो गई। डिक्लोरेटिव के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी आती हैं, एक आती है सिमेंटिक, एक आती है एपिसोडिक। सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक में क्या फ़र्क है? एपिसोडिक आपके एक्सपीरियंस होते हैं, सिमेंटिक होते हैं फैक्ट्स। एपिसोडिक एक्सपीरियंस होते हैं आपके खुद के। Most information is what is learned in school or by reading. This is kind of LTM called semantic memory. जो facts वगैरह होते हैं, semantic refers to meaning, as this kind of knowledge is awareness of meanings, words, concepts, ये सब चीज़ें, जैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैथ पढ़ना, स्किल्स सीखना, स्किल्स के बारे में पढ़ना, मैथ स्किल्स। तो ये तो हो गया आपकी सिमेंटिक मेमोरी, जिसमें आप मीनिंग, फैक्ट्स, सिमेंटिक का मतलब भी मीनिंग होता है, तो फैक्ट्स वगैरह सीखते हो। जैसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है, फॉर्मल एजुकेशन में, स्कूल में आप सिमेंटिक चीज़ें ज़्यादा सीखते हो, वो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर ही आता है। दूसरी होती है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक होती है जो आपके साथ, जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपके चाइल्डहुड के इवेंट्स हो गए, बर्थडे पार्टीज़ हो गई, एनिवर्सरी पार्टीज़ हो गई, जो जो एक्सपीरियंसेस थे आपके, किसी के साथ मीटिंग हुई, तो वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है, जो एपिसोड्स की तरह आपको याद रहती है। तो डेली एक्टिविटीज़ और इवेंट्स हैं जो आपको एक एपिसोड्स की तरह याद होती है, उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। और जो फैक्ट्स होते हैं उनको सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं। ये दोनों डिक्लेरेटिव में आते हैं।
लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरली क्या होता है कि जो एपिसोडिक मेमोरी होती है वो अपडेट होती रहती है, रिवाइज होती रहती है कॉन्स्टेंटली, कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमें वो इतना ज़्यादा क्लियरली याद नहीं रहती है, थोड़ा थोड़ा फेड आउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपडेशन होती रहती है, उसमें रिवीजन होती रहती है। तो आप थोड़े टाइम बाद कुछ चीज़ें उसमें से भूलना शुरू कर देते हो। अगर आपको 2 साल पहले की कोई मीटिंग पूछें तो आप उतना क्लियरली नहीं बता पाते जितना आप उसको 2 साल पहले बता पा रहे थे। सो एपिसोडिक मेमोरी दैट आर स्पेशली मीनिंगफुल, कुछ होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हमारा फर्स्ट डे स्कूल का, कॉलेज का, डेट का, इस टाइप की जो होती है एपिसोडिक मेमोरी, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक क्लियरली याद रहती है। तो अपडेटिंग प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है, इसलिए धीरे धीरे हमारी मेमोरीज जो है वो थोड़ा बहुत फेड आउट होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर्ड रहती हैं। एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट। अब इसको मैंने बताया था एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियस में लाना इनको आसान है, और इनको मीनिंग, इनको वर्ड्स में बताना भी आसान होता है, डिटेल के साथ बताना भी आसान होता है, वर्ड्स में एक्सप्लेन करना। जैसे कोई नॉलेज, जनरल नॉलेज की बात है, कोई साइंस का कॉन्सेप्ट, आप इसको आराम से बोल सकते हो ना, अपने मुँह से समझा सकते हो, किसी को क्लियरली बोल सकते हो। तो इसलिए उनको एक्सप्लिसिट, आप एक्सप्लिसिट को क्लियर समझ के याद कर लो। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, इम्प्लिसिट मतलब नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि उसमें हमें डेमो देख के समझाना ईजी लगता है इंस्टेड ऑफ बोलना। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पे पहले ये आप चार्ट देख लो। लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, और प्रोसीजरल मेमोरी, जिसको इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे मोटर स्किल्स, मतलब जैसे हम हाथों से कोई चीज़ बनाना, एम्ब्रॉयडरी करना सीख रहे हैं, साइकिलिंग करना सीख रहे हैं। हैबिट्स, कंडीशन रिफ्लेक्सेस होते हैं जो हम सडनली रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो ये सारे प्रोसीजर में आते हैं। डिक्लेरेटिव में दो आ गए, एपिसोडिक जो हमारे इवेंट्स होते हैं, और सिमेंटिक जो फैक्ट्स और जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ये बता रहे हैं कि हमारे जैसे हमारे कैबिन है कोई, और उसका माइंड में कैबिन है जिसमें फाइल स्टोर्ड है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया था ना कि मान लो टेबल है, वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है जिस पे आप काम कर रहे हो, पीछे जो फाइल्स रखी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, और वो फाइल बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइज कैसे होता है। तो यहाँ पे ये चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करो। इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। जैसे सपोज ये वर्ड है कैनरी, ये एक बर्ड होती है येलो कलर की, तो इसके साथ ये दो चीज़ें अटैच होंगी कि आपको इसके साथ ये दो चीज़ें याद आ जाएंगी कि ये गाती है और ये येलो कलर की होती है। और तीसरी कैटेगरी इसके साथ अटैच होगी कि ये बर्ड है, तो ये बर्ड के साथ अटैच हो गई कैनरी। फिर क्या होगा, बर्ड के साथ और क्या चीज़ें अटैच होंगी आपकी, ये समझ लो फाइल्स हैं, ये कि एक फाइल है, बर्ड की फाइल है एक आपके माइंड में, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक फाइल है बर्ड, तो उसके साथ उसके कौन कौन से पेजेस लगे होंगे, उसमें कैनरी का पेज होगा, उसमें और ये चीज़ें लिखी होंगी कि हैज़ विंग्स, कैन फ्लाई, हैज़ फेदर्स। तो जिस चीज़ की भी ये सब, जिसमें भी आपको ये तीन चीज़ें दिखेंगी, जिसके विंग्स होंगे, फ्लाई कर सकता होगा, फेदर्स होंगे, उसको आप पहचान लोगे कि ये बर्ड है। ऐसे ही ऑस्ट्रिच होगा तो ऑस्ट्रिच को आप बर्ड के साथ अटैच करके चेक करने की कोशिश करोगे कि क्या ये तीनों चीज़ें ऑस्ट्रिच पे फिट बैठती हैं। फिर आप उसको देखो क्या ये बर्ड है या नहीं है। ऐसे ही कैनरी एक येलो कलर का बर्ड होता है, तो उसको भी आप चेक करोगे कि उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो बर्ड वाली करेक्टरिस्टिक से कितना मैच करती है। ऐसे ही एनिमल एक फ़ाइल है, एनिमल की फ़ाइल में क्या क्या होगा कि उसकी स्किन होती है, वो चलता है, इधर उधर खाता है, सांस लेता है। फिर उसके बाद फ़िश की एक फ़ाइल होगी, तो फ़िश किस में, फ़िश केस में आएगा, एनिमल में आएगा कि बर्ड में आएगा। फिर फ़िश में आगे क्या क्या होगा कि उसके फिन्स होते हैं। इस तरीके से हमारे माइंड में चीज़ें स्टोर होती हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, और हम ये चीज़ें बहुत जल्दी रेफ़र कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि पहले हम 1 सेकंड हमने लगाया बर्ड पे जाने में, फिर 1 सेकंड लगाया उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने में, तो ऐसे हम सोचते नहीं है, ये सडनली साइमल्टेनियसली ये रिएक्शन हमारे माइंड में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि LTM हैज़ टू बी फेयरली वेल ऑर्गेनाइज फॉर रिट्रीवल सो क्विक। हमें कोई चीज़ याद करने के लिए ना हमारी LTM बहुत ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर वो कन्फ्यूजन होगी वहाँ पे और बहुत
कंफ्यूज वे से फाइलें रखी होंगी तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और रिसर्च ये कहती है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जो है मीनिंग और कॉन्सेप्ट की टर्म्स में ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। मीनिंग और कॉन्सेप्ट की टर्म्स में मतलब इस तरीके से, जैसे कॉन्सेप्ट है बर्ड, तो उसका क्या मीनिंग होता है वो यहाँ पे इसके साथ लिखा हुआ है, फिर उसके साथ उसके एग्जांपल्स। ऐसे ही कॉन्सेप्ट है एनिमल। तो इस तरीके से इस जो ये यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सिमेंटिक नेटवर्क। Semantic network model of memory concepts that are related in the meaning are thought to be stored physically near each other in the brain। तो इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे ये इसके साथ साथ ही आसपास ही होंगे। एनिमल वाले देखो ये वाले बर्ड से दूर है क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। कैनरी एंड ऑस्ट्रिच आर स्टोर्ड नियर द कॉन्सेप्ट नोड ऑफ बर्ड। जैसे कैनरी और ऑस्ट्रिच जो बर्ड के साथ साथ ही हैं, क्यों? क्योंकि हम तो पता है कि हमें दोनों बर्ड की कैटेगरी में ही आएंगे। जबकि शार्क है, शार्क वो बर्ड से और एनिमल से काफ़ी दूर है क्योंकि वो फिश के साथ है। तो इस तरीके से जो चीज़ जिससे रिलेटेड होती है वो उसके पास ही स्टोर होती है, इसलिए हमें सडनली रिट्रीव करना ईजी हो जाता है। तो ये नेटवर्क है और ये नोड्स हैं, जो फोकल पॉइंट्स हैं, ये नोड्स हैं, इनको बोलते हैं नोड्स। तो ये रिसर्चर्स ने नेटवर्क बनाया था सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल which assumes that information is stored in the brain in connected fashion with concepts that are related to each other, stored physically closer to each other than concepts that are not highly related। तो जो रिलेटेड नहीं है वो दूर होते हैं और जो रिलेटेड है वो पास होते हैं। और यही चीज़ उसमें भी हमने पढ़ी थी जब हमने स्टार्टिंग में मेमोरी के मॉडल्स पढ़े थे कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, पीडीपी मॉडल क्या बोलता है कि हमारे अंदर नेटवर्क्स हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं। तो वो इन्हीं नेटवर्क्स की बात कर रहा था जिनको हम साइमल्टेनियसली एक्सेस कर पाते हैं, पीडीपी मॉडल। तो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में ख़त्म होता है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की समरी है। 3 स्टेज मॉडल जो हमने पढ़ा, पहली स्टेज सेंसरी मेमोरी की थी जिसकी कैपेसिटी 1 से 4 सेकंड होती है, 1 से कम होती है आइकॉनिक की और 4 तक होती है इकोइक की। फिर शॉर्ट टर्म और वर्किंग मेमोरी के बारे में पढ़ा जिसमें हम 3 से 5 आइटम्स और जो हमारा मैजिक नंबर था ±5 स्टोर कर सकते हैं। 12 to 30 सेकेंड्स का इसका वो होता है विदाउट रिहर्सल कैपेसिटी। चंकिंग करके और मेंटेनेंस रिहर्सल करके आप थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हो इसमें चीज़ें। मेंटेनेंस रिहर्सल डिफर्स फ्रॉम इलेबोरेटेड से क्या होता है, इलेबोरेटेड से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और मेंटेनेंस रिहर्सल से शॉर्ट टर्म में जाता है। रट्टा मार के सिर्फ थोड़ी देर ही याद रख सकते हो। लॉन्ग टर्म इलेबोरेट मतलब से समझ के आप लॉन्ग टर्म ज़्यादा देर याद कर सकते हो, इसलिए एग्ज़ाम में भी बोलते हैं। और यही चीज़ मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि रट्टा मार के नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़ याद, क्योंकि वो सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। अगर आप मीनिंग समझ के याद करोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में अनलिमिटेड कैपेसिटी मानी जाती है अभी तक तो, और ये रिलेटिवली परमानेंट होती है। फिजिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में। इसके अंदर कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं जो हमने डिस्कस किए थे, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडेला है, सेरिबेलम है। एलिबरेटिव रिहर्सल करके लॉन्ग टर्म में स्टोर कर सकते हो आप। डिफरेंट टाइप्स हैं इसमें, प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव। प्रोसीजरल मतलब इम्प्लिसिट मेमोरी, जैसे स्किल्स हो गए, हैबिट्स हो गए, रिस्पॉन्सेज हो गए, जिसमें एमिगडेला और सेरिबेलम दोनों इन्वॉल्व है। डिक्लेरेटिव होती है एक्सप्लिसिट, जिसमें फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आता है और इसके अंदर ही आपकी सिमेंटिक और एपिसोडिक आ जाती है। फिर एक सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल है जो ये बताता है कि जो एलटीएम है उसमें जो फाइल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, अपने मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स के पास पास अरेंज्ड है। और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वो भी इसी सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल की बात कर रहा था कि हमारी जो स्पीड है ब्रेन की वो यहाँ पे बहुत फास्ट है, हर कॉन्सेप्ट पे फटाफट से उसको एक्सेस कर लेता है। अब आते हैं इसके क्विज़ के ऊपर, छोटा सा क्विज़ है, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फैथिया लर्नड हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स बाय रिपीटिंग देम ओवर एंड ओवर until she had
them memorize. Fatia was using what kind of rehearsal? तो फेतिया कौन सा वो यूज़ कर रही है बार बार, अगर वो याद कर रही है अपने टेबल, तो कौन सी वाली वो यूज़ कर रही है? मेंटेनेंस रिहर्सल यूज़ कर रही है ना, क्योंकि लेबोरेटरी में तो मीनिंग करते हैं. Of the following, which is the most similar to the concept of long term memory? इसमें से कौन सा long term memory से similar है? Revolving door, डेस्कटॉप, कंप्यूटर कीबोर्ड की फाइलिंग कैबिनेट? तो फाइलिंग कैबिनेट आएगा जिसमें फाइल स्टोर होती है. लॉन्ग टर्म मेमोरीज आर इनकोडेड इन टर्म्स ऑफ, तो सारी चीज़ें आएंगी. साउंड की टर्म में भी एनकोड होती है, इमेजेस भी होती है, मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट भी होते हैं. ऑल ऑफ द which type of LTM is seldom if ever lost by the people with Alzheimer disease? Alzheimer में कौन सी टाइप की मेमोरी लॉस बहुत कम होती है? वैसे होती नहीं है, लेकिन हो भी तो प्रोसीजरल मेमोरी बहुत कम लॉस होती है. कैसे कोई चीज़ करनी है, परफॉर्म करनी है, स्किल वाली कम लॉस होती है. In the game show Who Wants to Be a Millionaire, contestants are asked a series of questions of general information. Although of increasing difficulty, the type of memory needed to access the answer to these kind of question is. एक शो आता है Who Wants to Be a Millionaire, जैसे हमारे इंडिया में आता है कौन बनेगा करोड़पति. तो उसमें अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोगों से, तो उस टाइम पे कौन सी मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी उनको? एपिसोडिक की ज़रूरत पड़ेगी, वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोसीजरल की कि सिमेंटिक की? उसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हैं, फैक्ट्स पूछ रहे हैं, जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं, फैक्ट्स है. तो प्रोसीजरल तो आएगी नहीं, एपिसोडिक भी नहीं आएगी, क्योंकि एक हमारे ये इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं. वर्किंग मेमोरी तो शॉर्ट टर्म में आ जाती है, तो यहाँ पे बची सिमेंटिक. तो लॉन्ग टर्म की सिमेंटिक मेमोरी चाहिए. फिर है द इंटरनेट विद इट सीरीज ऑफ लिंक्स फ्रॉम वन साइट टू मैनी अदर इज अ गुड एनालॉजी. इंटरनेट में जैसे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, उसको किससे आप कनेक्ट कर सकते हो? यहाँ पे शॉर्ट टर्म से, एपिसोडिक से, प्रोसीजरल से कि लॉन्ग टर्म से? तो हमने ऊपर जो अभी नेटवर्क मॉडल पढ़ा था, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल, वो बिल्कुल इंटरनेट के मॉडल पे बेस है, और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का मॉडल है. तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया. नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है इसमें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.